हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है और आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ केमिस्ट्री यानी कि रसायनशास्त्र, है ना, रासायनिक विज्ञान। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो गेस मैं आपको 2 दिन पहले बोला था कि जो गेस है और जो मैंने गेस किया था, जो मेरे गुरु का जो गेस लड़ा था, तो बहुत सारा क्वेश्चन, हालांकि इसमें तो ज़्यादा सवाल तो मैं पहले गेस कर चुका हूँ, लेकिन तो गुरु का मर्तबा कुछ और ही होता है। तो उनका भी गेस कहीं ना कहीं हो सकता है, मे भी काम आ जाए। संभावित क्वेश्चन, देखो गेस मतलब कभी ऐसा मत समझना कि पूरा का पूरा यही आ जाए, ठीक है। संभावित प्रश्न, गेस मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना, अनुमान लगाया गया, मे भी आ जाए। उनका गेस बहुत सालों से तजुर्बा रहा है, पिछले 10 साल से 15 साल से उसका तजुर्बा रहा है, इसलिए मैं उन पर बहुत ही बिलीव करता हूँ। ओके, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये सवाल ही पढ़ें और जो मैं आपको दिया हूँ उसको भी आप याद कर लें, तो अच्छी बात। इसके अलावा और भी सवाल जो है आपके मन में लगता है कि सर ये आ सकता है, तो आपकी गाइड मौजूद है आपके पास, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपने जैसा रिक्वेस्ट किया था, सर प्लीज़ सर इंग्लिश में लाइए, तो मेरे प्यारे इंग्लिश वाले भी बहुत सारे रसगुल्ले हैं यहाँ पे, तो उनके लिए भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, और हिंदी भी। तो मैं हिंदी को तो एक्सप्लेन कर दूंगा, इंग्लिश ही मैं मतलब पढ़ दूंगा, ठीक है। फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा सबको एक्सप्लेन करेंगे, तो हिंदी से समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए, सबसे पहले सवाल था हमारा, संयोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिसोनेशन, ठीक है, रिएक्शन में भी इंग्लिश पढ़ने में मिस्टेक हो तो सॉरी इसके लिए। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, देखिए पहले देखते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन को संश्लेषण अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिक परस्पर संयोग करते, ठीक है। 2 या 2 से अधिक यौगिक क्या करते हैं? परस्पर संयोग करते हैं। तो 2 या 2 से अधिक यौगिक क्या होता है? परस्पर संयोग करते हैं। मतलब संयोजन या वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक जो है परस्पर क्या करते हैं? संयोग करते हैं, मिलते हैं और संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ के जो गुण होते हैं ना, वो जो पहले वाले जो गुण है, पहले वाले जो पदार्थ था, जो मूल पदार्थ था, उनके गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा? CO2। तो CO2 कुछ अलग है, कार्बन अलग है, ये गैस बन गया। यहाँ पे कार्बन देखिए कुछ अलग है, यहाँ देखिए अलग है। तो पहले की तरह जो है इसका मूल गुण क्या हो गया? अलग हो गया। इसका इंग्लिश में आप देख ले, A combination or synthesis is a reaction in which 2 or more elements or compounds combine to form a new substance. Their properties of the new substance are completely different from the properties of the original substance. Example यहाँ पे नीचे दिया हुआ आपका। अब उसी का था वियोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं ना, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या समझते हैं? तो वियोजन को ही अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु, वियोजन का मतलब टूटना, क्या होता है? टूटना। तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु जो टूटने से 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बनता है, क्या एकदम आसान सा बनता है, जिनके मूल गुण पहले के यौगिक के मूल गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। देखो CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, संगमरमर जिसको बोलते हैं। और ये क्या बन गया? CaO बन गया और CO2 बन गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट कुछ और था और CaO क्या बन गया? बिना बुझा हुआ चूना बन गया और एक गैस बन गया। तो ये गुण और ये गुण बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। ए डिकम्पोजिशन और decomposition reactions is a reaction in which 2 or more simple compounds are formed by the breakdown of a large compound of a compounds whose properties are completely different from the properties of the original compounds, जिसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? ठीक है, विस्थापन देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। PDF कब देंगे ये अभी पहले PDF कन्वर्ट करने में हो सकता है टाइम लगेगा, एक्सेल में ये वर्ड में PDF कन्वर्ट करने में थोड़ा सा लगता है टाइम, तो आप नोट कर लो, आप स्क्रीन पे ले लो, आप कॉपी में नोट कर लो। सबसे बड़ी बात, कॉपी पे नोट करो तभी आपका बेहतर हो पाएगा, याद हो पाएगा। कॉपी में नोट करो, PDF से काम नहीं चलेगा। आप देख रहे हो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी पे नोट करो। विस्थापन अभिक्रिया क्या है पहले तो समझ लो। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डबल, और डिस्प्लेसमेंट क्या है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? विस्थापन अभिक्रिया जब कोई तत्व दूसरे तत्व कोई यौगिक से विस्थापन करता है। जब कोई तत्व हो और दूसरे तत्व को कोई यौगिक हो, उससे क्या करता है? विस्थापन करता है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ZnCO2 हो रहा, अब देखिए Zn जो है Cu को हटा दिया, खुद जाके ZnSO4 बन गया, Cu अलग हो गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन an element displaces another elements from the its compound, it is a displacement reaction, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, समझ रहे हैं। चलिए आगे है द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 अलग अलग, यहाँ पे स्पेस हो जाएगा, 2 अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का प्रदान होता है। मतलब 2 अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह का क्या होता है? प्रदान होता है। आपस में क्या होता है? आदान प्रदान होता है, सॉरी आपस में आदान प्रदान, यहाँ पे सेंटेंस मिला लीजिएगा, ठीक है। समूह का आपस में आदान प्रदान होता है, ये सेंटेंस मिल जाएगा, आदान प्रदान होता है।
इन, अब इसका पता नहीं क्या हुआ, इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए ग्रुप ऑफ टू डिफरेंट एटम्स आर मॉलिक्यूल्स आर एक्सचेंज्ड। हाँ ठीक है, ये देखो इंग्लिश में बड़ा सरल होता है यार, आदान प्रदान, लंबा चौड़ा देखो इंग्लिश में बोलते हैं एक्सचेंज्ड, आदान प्रदान होता है ना, क्लियर हो गया। इंग्लिश में कोई बंदा लिखता है तो बहुत शॉर्ट में एकदम सटीक आंसर लिख के चलाता है, ठीक है। कॉपी जांचने वाला अगर मिल गया अच्छा खासा तो धड़ा धड़ा नंबर बैठा देगा, बोले कौन, चलो ठीक लिखा हुआ है। पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल। ठीक है, तो पीतल और तांबे के बर्तन में क्यों दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं? तो देखिए यहाँ पे उत्तर जानिए, उत्तर यहाँ पे स्पेस छूट जा रहा बार बार। यदि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ रखे जाएंगे तो क्या होगा? वे अम्लों की उपस्थिति में, चूंकि खट्टे पदार्थ क्या होता है? अम्ल, पता है आपको अम्ल क्या होता है? खट्टा होता है। तो अम्लों की उपस्थिति में कारण क्या होता है? धातु की तरह से क्रिया करता है, अम्ल धातु से क्या करता है? क्रिया करता है। और विषैले, जिसके कारण क्रिया कर, ठीक है, क्रिया कर विषैले यौगिक का निर्माण करेंगे जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा। तो आप अम्ल, पीतल या तांबे के बर्तन में आप दही का यूज करेंगे तो जो दही होगा या खट्टा पदार्थ होगा तो वो क्या होगा? वो धातु से क्या करेगा? क्रिया कर लेगा, क्रिया करके विषैले यौगिक का निर्माण कर देगा। तो जब उसमें जो सामान रखा हुआ खाने वाला, अगर उसको खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, हानिकारक होगा हमारे लिए। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में पदार्थों को नहीं रखा है। तो कौन पदार्थों को? वही मतलब खट्टे पदार्थों को। If a curd or so substances are kept in brass and copper utensil, then due to the presence of acid, मतलब क्या एसिड छोड़ता है वो, एसिड प्रेजेंट होने के कारण दे विल प्रोड्यूस टॉक्सिक कंपाउंड, मतलब विषैले पदार्थ का था, विषैले यौगिक का निर्माण करता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, मतलब मेटल सतह के धातु सतह से, है ना, विच विल बी हार्मफुल टू आवर बॉडी, हमारे बॉडी के लिए नुकसान है। देयरफॉर द सब्सटेंसेस शुड नॉट बी केप्ट इन ब्रास और कॉपर यूटेंसिल। मजा आ रहा है मुझे इंग्लिश में, लेकिन थोड़ा मुझे मेहनत लगी। आप देख सकते हैं टाइम कोना में एक साइड में आपको टाइम दिख रहा हो, कितना टाइम रात हो रहा अभी, ठीक है। तो बड़ा मजा है, लेकिन मेहनत लगा, मजा आ रहा है हमको पढ़ने में। व्यंजक चुनने क्या है और इनके दो उपयोग लिखे, यहाँ पे स्पेस छटेगा, ठीक है। राइट टू यूजेज ऑफ व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर, तो दो यूजेज आपको लिखना है। और व्यंजक चूर्ण क्या है? व्हाट इज व्यंजक चूर्ण, राइट टू इट्स यूजेज, आपको इसका दो यूजेज बताना है, इस्तेमाल बताना है। शुष्क बुझे हुए चूने CaOH2, ये देखिए फॉर्मूला होता है, को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उस पर क्या होता है, ऊपर उस गर्म करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे। यानी कि शुष्क बुझे हुए चूने जो है CaOH2, उसको 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे? क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे। तो जो प्रभावित होने पर जो अलग सा अवक्षेप बनेगा, पदार्थ बनेगा, वो क्या कहलाएगा? विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये हो रहा, ये शुष्क बुझे हुए चूने, इसके कैल्शियम क्लोरीन गैस प्रवाहित किए तो क्या बन गया? CaOCl × Cl, यही होता है ना शुष्क बुझे हुए विरंजक चूने का सूत्र होता है। H2O हाइड्रोजन, जल क्या हो गया? अलग हो गया। इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग कागज एवं कपड़ों के विरंजन करने में, कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में। कीटाणुनाशक होता है, जैसे जल टंकी वगैरह पानी अशुद्ध होता था, उसमें जो कीटाणु उसको मारने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसका इंग्लिश में देखते हैं। ब्लीच्ड पावर इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग क्लोराइनेटेड गैस, क्लोरीन गैस होगा शायद, है ना, क्लोरीन गैस ओवर ड्राई क्वेंस्ड लैम्प, देखो यहाँ पे इस इतना डिग्री सेल्सियस पे। इट्स टू यूजेज आर फॉलोइंग, इट इज यूज्ड टू फॉर ब्लीचिंग पेपर एंड क्लोथिंग, कपड़ों और पेपर को रंजित करने में। इट इज यूज्ड एज ए डिजिनफेक्टेंट ऑफ प्योरिफाई, हाँ, अशुद्ध जल, कीटाणुनाशक यहाँ पे लिखा गया है, डिजिनफेक्टेंट ऑफ टू प्योरीफाई वाटर, ठीक है। सॉरी अगर मेरी इंग्लिश थोड़ा टूटी फूटी है, ओके। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है? इसके दो उपयोग लिखे। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है? हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस मेड, राइट टू यूज। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो गर्म करने पे जो पदार्थ बनेगा वही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पे जो पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे कि यहाँ पे देखिए CaSO4 × 2H2, ये क्या है? ये है जिप्सम। और ये क्या बन गया? यहाँ पे तीर का निशान होगा, ये CaSO4 × H2O और 3H2, ये अलग बन गया, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में होता है। हड्डियों को बैठाने या जोड़ने में, हड्डी वगैरह खेलते में किसी को मारा पीटी कर लिया, हड्डी वगैरह टूट गया तो हड्डी को कहाँ जाइएगा? आप जाइएगा ना डॉक्टर के यहाँ, तो डॉक्टर वाइट वाला जो लगाता है ना, वही तो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वाइट वाला जो लगाता है। किसी का हाथ टूटता है, कबड्डी खेलने में किसी का हाथ टूट गया तो वो देखते हैं लगाता है, छत से गिर गया तो टूटता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड बाई हीटिंग जिप्सम्स टू 120। कितना देखिए, कितना सरल सा, मतलब इंग्लिश में कोई हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा तवज्जो अगर दीजिएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। इट यूजेज यहाँ पे है, देयर
यहाँ पे तीर का निशान होगा, ठीक है, यहाँ पे तीर का निशान। तो इट यूजेज द यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इन स्कल्पटिंग, मतलब बोलते हैं क्या स्कल्पटिंग, यहाँ पे देखिए हिंदी क्या बोलता है, मूर्ति बनाने में, है ना। और फिर यहाँ पे टू सिट और ज्वाइन बोन्स, मतलब हड्डियों को बैठाने और जोड़ने में। आगे सवाल है, सोडियम को क्यों केरोसिन तेल में डुबा कर रखा था? बहुत अच्छा सवाल। वाई सोडियम इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल? उत्तर देखिए यहाँ पे, अरे यार, सोडियम सक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्या करता है, क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। सोडियम क्या एक सक्रिय धातु है, मतलब क्रिया कर लेती है तुरंत, अभिक्रिया, एकदम रिएक्टेंट है। और वायु से जब वायु को उपस्थित जो वायु में जो ऑक्सीजन है उससे तो इतना जल्दी क्रिया करता है, मत पूछो यार। बस क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड, तुरंत सोडियम ऑक्साइड बनता है। और यह पानी से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन जल उत्पन्न करती है। पानी में भी रखिएगा तो बड़ा घातक हो जाएगा सोडियम, ठीक है, क्योंकि पानी से भी गिरेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगा। तो वायु में खुला अगर छोड़ दीजिएगा तो आग पकड़ लेती है। आग मतलब क्या बोलते हैं, आग जलने लगेगा। अब होता है कोई हवा में तो कुछ है ही नहीं है ना, अब ऐसे ही आग जलने लगेगा। और या ना तो केरोसिन में घुलता है और ना ही उससे क्रिया करता है। तो केरोसिन में जो डालते हैं ना, केरोसिन में सोडियम नहीं घुलता ना, तो केरोसिन से अभिक्रिया करता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबा कर रखें। मतलब मिट्टी के तेल बोले तो केरोसिन के तेल में। यहाँ पे इंग्लिश में मैं लिख दिया हूँ, सोडियम इज द एक्टिव मेटल दैट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू मेक सोडियम ऑक्साइड। इट रिएक्ट्स विथ वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन व्हेन लेफ्ट ओपन इन द एयर। जब हवा में छोड़ते हैं इट कैचेज फायर एंड, मतलब आग पकड़ लेती है। एंड इट नाइदर डिसॉल्व इन केरोसिन नॉर रिएक्ट्स, मतलब केरोसिन में ना तो घुलता है ना तो उससे भी क्रिया करता है। सो कीप इट से बाय इमर्जिंग इट इन केरोसिन तेल, केरोसिन ऑयल में। इसलिए इसको देखो, एल्यूमिनियम आधुनिक अभिक्रियाशील में, सॉरी, एल्यूमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु जानते हैं, एल्यूमिनियम है ना, पोटेशियम, सब पोटेशियम तो सब ज़्यादा है, एल्यूमिनियम भी नंबर पे आता है अभिक्रियाशील धातु। फिर भी जैसे तांबे का बर्तन को नहीं यूज कर रहे थे, फिर एल्यूमिनियम तो तांबे से ज़्यादा है, तो बोले एल्यूमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील है। इसके अलावा इसका उपयोग खाने बनाने वाले बर्तन में क्यों कहते हैं? व्हाट इज द रीजन? एल्यूमिनियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल बिसाइड्स, मतलब इसके अलावा वाई इज इट यूज्ड ए कुकिंग वेसल्स, मतलब क्या होता है, कुकिंग वेसल्स बोले या यूटेंसिल बोले, बर्तन के रूप में क्यों बनाए इस्तेमाल किया। तो जिसकी इंग्लिश कमजोर है वो थोड़ा सा, इसको भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। उत्तर देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया है, यह लिखेंगे, या विद्युत का, इसको सुधार लेना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, एल्यूमिनियम एक मजबूत एवं सस्ता धातु है। एल्यूमिनियम एक मजबूत और सस्ता, मजबूत भी है और सस्ता भी है। यह ताप का सुचालक है लेकिन अधिक अभिक्रियाशील। ताप का सुचालक मतलब अच्छा हीट हो जाता है, जल्दी हीट होता है, लेकिन अभिक्रियाशील ज़्यादा है। आर्द्र वायु के संपर्क में आकर यह जो है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। आर्द्र वायु में, मतलब जहाँ पे ठंडी हवा चलती है थोड़ा से, यह परत आर्द्र वायु को क्रियाशील धातु के संपर्क में आने से रोकती है। तो जो परत, जो मतलब जो आर्द्र वायु में संपर्क, जो हवा के संपर्क में क्या होता है ना, हवा के संपर्क में जो एल्यूमिनियम आता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। और जो आर्द्र वायु को क्रियाशील धातु से के संपर्क से आने से क्या करता है, रोकता है। यह जो है आर्द्र वायु के संपर्क में आकर Al2O3 का निर्माण करता है। यह परत आर्द्र वायु को क्रियाशील धातु के संपर्क में आने से रोकती है। ओके, तो मतलब क्रियाशील धातु के संपर्क में आने से क्या होता है, रोकती है। कौन? जो आर्द्र वायु होता है, इसके कारण जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। साथ ही जंग लगने से भी बचाती है। तो जो आर्द्र वायु संपर्क होने के एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है तो जंग भी उसे नहीं लगता है। यही कारण है कि एल्यूमिनियम का प्रयोग खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में किया जाता है। इंग्लिश तो बड़ा एकदम ईजी है। एल्यूमिनियम इज ए स्ट्रॉन्गर एंड चीपर मेटल। इट कंडक्ट हीट बट इज मोर रिएक्टिव व्हेन एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एयर, मतलब आर्द्र वायु। इट फॉर्म्स Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दिस लेयर प्रिवेंट्स ह्यूमिड एयर फ्रॉम कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द वर्किंग मेटल एंड ऑल्सो रस्ट, मतलब जंग लग जाता है। एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स रस्ट, और जंग से बचाता है। दिस इज वाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज ए कुकिंग यूटेंसिल, है ना। यही कारण है कि एल्यूमिनियम को जो हम लोग पकाने वाले बर्तन के इस रूप में इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे इंग्लिश में मिस्टेक हो रहा होगा डियर तो सॉरी, इसके लिए आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग धातु आभूषण बनाने में क्यों होता है? वाई प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर आर यूज्ड मेक ज्वेलरी। देखिए यहाँ पे उत्तर देखिए, प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग गहना बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह धातुएं मुक्त अवस्था में, मुफ्त नहीं, मुक्त पढ़ेंगे, मुक्त, फ्री,
यह धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक, फ्री कंडीशन में पाया था, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, तथा इसकी सतह चमकीली भी होती है। एक तो सबसे पहली बात कि धातु जब मुक्त अवस्था में किसी से मतलब अभिक्रिया नहीं करेगा, मुक्त अवस्था में पाई जाती है और यह चमकती भी है। इस धातु पर वायुमंडलीय जल वाष्प एवं ऑक्सीजन का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। वायुमंडलीय जो जल वाष्प, जैसे लोहा में जंग लग जाता है, लेकिन ये प्लेटिनम सोना चांदी पे जंग नहीं लगता, जल वाष्प एवं ऑक्सीजन का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है कि इन धातुओं का उपयोग गहना बनाने में किया जाता है। क्लियर है? इसका इंग्लिश पढ़ते हैं। प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेल्स या ज्वेलरी लिख सकते, बिकॉज दीज मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट मतलब कि मुक्त अवस्था में पाए थे। एंड देयर सरफेस इज शाइनी, बहुत चमकदार उसका सतह होता है। और एटमोस्फेरिक वाटर वेपर है ना, जलवाष्प, ऑक्सीजन डू नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन दिस मेटल। दिस इज द रीजन दिस मेटल आर यूज टू मेक ज्वेलरी। ठीक है। ऑक्सीजन और इथाइन, ऑक्सीजन और इथाइन के मिश्रण का उपयोग दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है ना। ऑक्सीजन और इथाइन मतलब एसिटिलीन जो होता है ना गैस, इथाइन, उसका मिश्रण का उपयोग क्या करते हैं? वेल्डिंग के लिए करते हैं। लेकिन इथाइन और वायु का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? जैसे एसिटिलीन का और ऑक्सीजन के साथ मिला करके हम लोग क्या करते हैं, जो वेल्डिंग होता है ना, उसमें एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर होता है। लेकिन वही एसिटिलीन गैस और वायु जो हवा वाली है, बिना ऑक्सीजन वाला गैस, उसके साथ क्यों नहीं करते हैं? क्या कारण है? ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज यूज्ड फॉर कंबशन वेल्डिंग, वाइल ए मिक्सर ऑफ इथाइन एंड इज नॉट यूज फॉर वेल्डिंग। वाई? तो देखिए, इथाइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो वायु की उपस्थिति में दहन करते हैं। वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं? दहन करते हैं, जिससे पीले रंग की ज्वाला और काला धुआं उत्पन्न होता है। कौन? इथाइन के कारण। इस धुएं में कार्बन होता है। अपूर्ण दहन के कारण यह ऊष्मा ऊर्जा भी कम उत्पन्न करती है। मतलब अपूर्ण दहन होगा ना तो ऊष्मा ऊर्जा भी कम उत्पन्न करेगा। इसलिए इथाइन और वायु के मिश्रण का उपयोग वेल्डिंग में नहीं किया था। देखो यहाँ पे रियल में जो बताया जा रहा है ना कि इथाइन का इस्तेमाल, इथाइन और वायु का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो इथाइन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और ये वायु की उपस्थिति में जलने लगता है, दहन करते हैं, जिससे पीले रंग जलने लगता है। मतलब जब उसको जलाएं तो मतलब दहन टाइप का धुआं वगैरह निकलता है, जिसके कारण क्या, पीले रंग जैसा ज्वाला निकलता है। ठीक है। और धुआं भी काफी मात्रा में निकलता है, एकदम काला काला धुआं निकलेगा। तो वो तो गाड़ी ही खराब हो जाएगा। किसी को अगर ये करेगा तो क्या बोलते हैं, वेल्डिंग करेगा तो एक्चुअली लोहा तो ऐसे ही काला रहता है और काला हो जाएगा। मतलब लोहा लाल से काला टाइप का होता है ना। तो अपूर्ण दहन जब अगर नहीं पूरी तरीके से अगर जलेगा ये वाला इथाइन, तो पता क्या होगा, कम ऊर्जा भी निकलेगा। इसलिए इथाइन और वायु के मिश्रण का उपयोग वेल्डिंग में नहीं किया जाता। अतः ऑक्सीजन और इथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए एकदम उपयुक्त है, मतलब एकदम सूटेबल है। इथाइन unsaturated hydrocarbons that combust in the presence of air, which produces a low flame and black smoke. This smoke contains carbon. It also generates less heat energy due to the supply combustion. So a mixture of ethane and air is not used in welding. So combustion of a mixture of oxygen and ethane is suitable for welding. ठीक है। सजातीय श्रेणी क्या है? What is homologous series? समजातीय श्रेणी वैसे यौगिक श्रेणी होती है, एक श्रेणी है, मतलब समझे, सीरीज लगा हुआ चैन सिस्टम। तो समजातीय श्रेणी एक वैसी यौगिक श्रेणी है जिससे सभी सदस्यों को किसी सामान्य सूत्र से व्यक्त किया। किसी भी सदस्य, चाहे एल्केन हो, एल्कान हो, किसी भी सदस्य को एक सामान्य सूत्र से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तथा किसी भी दो कर्मिक सदस्यों के अनुसूत्र, किसी भी दो कर्मिक सदस्य मतलब एक ही सदस्य का दो सदस्य अनुसूत्र में क्या होता है? CH2 का डिफरेंट होता है, मतलब अभी पता चलेगा यहाँ पे, और उसका अंतर होता है इतना। इस श्रेणी के सभी यौगिक में एक ही क्रियाशील समूह रहने के कारण उनके रासायनिक गुणों में समानता पाई। मतलब समझ आ रहा ना, एक ही क्रियाशील समूह रहता है। मतलब कि इथाइन है तो इथाइन, मिथाइन, प्रोपान, ब्यूटान, मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटान, ऐसे करके, और लगातार क्या करते हैं? लगातार मतलब एक के बाद दूसरा वाला जो है उसका इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो देख, कर्मागत मतलब दो कर्मागत मतलब अगर इथेन लिए हैं तो प्रोपेन लेना पड़ेगा, मिथेन लिए तो एथेन लेना पड़ेगा। उनके बीच का 2CH2 का डिफरेंट होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है? मिथेन है और ये क्या है? इथेन है। इन दोनों का डिफरेंट देखें, कार्बन यहाँ पे 2 पीस, कार्बन यहाँ पे 1 पीस। कितना कार्बन है? अंतर, एक कार्बन का अंतर। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 पीस, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 पीस। कितना हाइड्रोजन का अंतर? 2, तो 2 यहाँ पे होगा। ठीक है। तो देखिए CH2 के क्या हो रहा? CH2 का डिफरेंट पाया जा रहा है। यही है समजातीय श्रेणी। क्लियर है? इसको पढ़ी 2-3 बार, याद हो जाएगा।
देखिए इंग्लिश में पढ़ होता है ए होमोलोगस सीरीज इज ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स which whose members are compressed by a common formulas and there is a difference of CH2 in the schedules of any two consecutive members, है ना, मतलब कर्मागत बोलते हैं। all compounds in this category have the same functions, सभी कैटेगरी का सेम फंक्शन है, ग्रुप बिकॉज ऑफ देयर सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए। चलिए अब देखते हैं साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, साबुन और अपमार्जक में अंतर बताना आपको। चलिए तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सोप एंड स्केवेंज। देखिए स्केवेंजर होता है अपमार्जक। अब देखिए साबुन अपमार्जक में अंतर निम्नलिखित है। साबुन प्रायः बायोडिग्रेबल होते हैं जबकि अपमार्जक कुछ बायोडिग्रेबल या कुछ बायोडिग्रेबल नहीं होते हैं। साबुन मृदु जल में सफाई के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पे स्पेशल होगा, जबकि अपमार्जक मृदु तथा कठोर दोनों में जल के में सफाई के लिए उत्तम होता है। अपमार्जक जो सरफ बोलते हैं, है ना, सरफ, साबुन बोलते हैं सरफ, तो सरफ जिसको बोलते हैं वही होता है अपमार्जक। तो साबुन ना मतलब मृदु जल में क्या होता है ना, मरा हुआ जल, मतलब बेकार जल, मतलब बोले तो 2-3 दिन का पानी हो गया, है ना, तो उसमें जो ना उतना झाग नहीं देगा, लेकिन ये अपमार्जक चलेगा। साबुन में निर्बल शोधन क्रिया होती है, ठीक है, जबकि अपमार्जक में परबल जो शोधन क्रिया होती है निर्बल, और अपमार्जक में परबल। तो बोल सकते हैं साबुन में कम फेन बनता है, अपमार्जक में ज़्यादा फेन बनता है। साबुन कठोर जल में कम घुलता है, अपमार्जक कठोर जल में बहुत ज़्यादा, मतलब कठोर जल में ज़्यादा घुलता है और फेन ज़्यादा बनाता है। यहाँ पे इंग्लिश पढ़ते हैं। सोप आर यूजुअली बायोडिग्रेडेबल विच सम स्कैवेंजर्स आर बायोडिग्रेडेबल आर and some are not biodegradable. Some soap is suitable for cleaning in soft water while scavengers are good for cleaning in both soft and hot water. Soap has a weak रिफिलिंग एक्शन विच वाइल है, मतलब जबकि वाइल डिटर्जेंट, वो डिटर्जेंट को बोलते हैं जी, ठीक है, अपमार्जक। वाइल डिटर्जेंट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग प्यूरिफिकेशन, ठीक है। तो डिटर्जेंट स्कैवेंजर्स उसी को शायद बोला गया है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाइड्रोजनीकरण क्या है, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन एग्जाम्पल, एक्सप्लेन इट्स यूजेस, इसके इस्तेमाल बताना है। वनस्पति तेलों जिसको बोलते हैं निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर डालडा प्राप्त होता है, डालडा, है ना, जिसे वनस्पति घी भी कहते हैं। यानी कि वनस्पति तेलों जो निकेल वनस्पति तेल जो होता है ना, उसके साथ अगर निकेल मिला के उत्प्रेरक है उसको मिलाकर अगर हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि वनस्पति तेल है, अगर उसे में निकेल मिलाकर हाइड्रोजन से क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो जो उससे क्या बनता है, डालडा बनता है। डालडा को वनस्पति तेल कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। वृहद पैमाने पर जो बड़े पैमाने पर डालडा का निर्माण होता है हेतु उद्योगों में हाइड्रोजनीकरण होता है, मतलब बड़े पैमाने पर डालडा वगैरह क्या बोलते हैं उसको, वनस्पति घी निर्माण करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए कितना छोटा आंसर। वेजिटेबल्स ऑयल्स आर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ए निकेल कैटलिस्ट आल्सो कॉल्ड वेजिटेबल घी। इसको कैटलिस्ट मतलब डालडा हो गया, आल्सो कॉल्ड वेजिटेबल घी, उसको वेजिटेबल घी भी कहते हैं, वनस्पति तेल भी कहते हैं, वनस्पति घी भी कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर डालडा है ना, ऑन लार्ज स्केल। अब देखिए अब सवाल है, आश्रित जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है ना, जबकि वर्षा जल में होता है। वाई डज इलेक्ट्रिसिटी नोट फ्लो इन डिस्टाइल्ड वाटर वेयर, मतलब जबकि, है ना, या वाइल रेन वाटर डज, रेन वाटर में ऐसा होता है। तो देखो आश्रित जल सिंपल समझो, आश्रित जल आयनित नहीं होता, आयनित, है ना, आप समझते हैं आयनित क्या होता है। और हम जानते हैं कि विद्युत धारा में आयनों का प्रवाह होता है, जैसे हाइड्रोजन आयन, है ना, हाइड्रोक्साइड आयन। तो आश्रित जल होता है ना, वो आयनित नहीं होता है। और जब हम क्या जानते हैं, हम यही जानते हैं कि जो विद्युत धारा जब भी प्रवाहित होगा तो आयनों का प्रवाह होता है। विद्युत धारा में क्या प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसमें आयन होता है ना, आयनों का प्रवाह होता है। तो जब आश्रित जल में आयन हाई नहीं है तो प्रवाहित का होगा, खाक प्रवाहित होगा। अतः आश्रित जल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। जब हाई नहीं है, जब आश्रित जल में आयन हाई नहीं, मौजूद ही नहीं है, तो विद्युत धारा कहाँ से प्रवाहित होगा। लेकिन जब वर्षा का जल आयनित होता है, वर्षा का जल क्या होता है, आयनित होता है, तो मतलब आयनित होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा। अतः इससे होकर आयनों का प्रवाह होता है जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसलिए इससे होकर क्या होता है, विद्युत धारा का चालन होता है। डिस्टाइल्ड वाटर इज नॉट आयनाइज्ड एंड वी नो दैट आयंस फ्लो इन इलेक्ट्रिक करंट। आयंस का होता है, इलेक्ट्रिक करंट को बहता है। देयरफॉर इसलिए डिस्टाइल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। कितना हल्का सवाल इसका लिख दिया। रेन वाटर इज आयंस्ड, रेन वाटर क्या होता है, आयनाइज्ड होता है। आयंस फ्लो थ्रू आउट इट, देयरफॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस थ्रू इट।
ओके, आगे सवाल पढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी के तत्व की स्थिति में क्या संबंध है। जो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आधुनिक आवर्त सारणी में क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए, किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास लिखते हैं तो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बचती है ना, आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या को निरूपित करता है। मतलब किसी भी तत्व को लिखते हैं तो जो अंतिम में जो बचता है ना, जैसे अंतिम में एक बचा तो ये एक बचा तो मतलब पहला वर्ग में है ये, ठीक है। अगर अंतिम में 2 बचेगा तो दूसरा वर्ग में रहेगा, 3 बचेगा तो तीसरा वर्ग में रहेगा। यही बोलना चाह रहा कि किसी इलेक्ट्रॉनिक तत्व में, तो बोलना चाह रहा कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो जो अंतिम में जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या बचती है वो आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या को बताती है। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखते हैं तो अंतिम कक्षा में 1 बचेगा, तो मतलब क्या है कि इसका ये पहला वर्ग में है, सोडियम पहला वर्ग लिखता है। तो कोई भी आप लिख लीजिए, जैसे मैग्नीशियम लिखते हैं तो मैग्नीशियम के आगे क्लोरीन लिखते हैं 2 8 7, तो 7 है। अब 7 है तो किस में रहेगा, 7वां आवर्त में, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको आवर्त सारणी देखना पड़ेगा, जो आखिर जो बचता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। अब देखो इंग्लिश यहाँ पे सवाल देखो, इंग्लिश में क्या बोलता है, व्हेन राइटिंग द इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इज द लास्ट ऑर्बिट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द पीरियोडिक टेबल। फॉर एग्जांपल, व्हेन राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम है ना, सोडियम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट फर्स्ट, है ना, सो इन द पीरियोडिक टेबल सोडियम इज प्लेस्ड क्लास 1, मतलब वर्ग 1 में। और है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो विलयन का रंग क्यों बदलता है। व्हाई डज द कलर ऑफ द मर्जर्स चेंज व्हेन एन आयरन नेल्स इन इमर्ज्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट डुबाते हैं तो कॉपर सल्फेट क्या करता है, विलयन से कॉपर को विस्थापित, कॉपर सल्फेट ही क्या करता है, विलयन को कॉपर से हटाता है। तुम जाओ यहाँ से, गो। देखिए यहाँ पे ये है इक्वेशन, आपको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग क्या होता है, गायब होता है। जब ये अभिक्रिया होता है तो कॉपर सल्फेट का जो रंग है ना वो नीला रंग का होता है, वो नीला रंग क्या होता है, गायब होता है। यानी कि कॉपर सल्फेट नीला होता को बोलते हैं, याद है ना, CuSO4 है ना, कॉपर सल्फेट का रंग गायब होता है। तथा विलयन का रंग क्या होता है, हल्का, विलयन का होता है हल्का नीला रंग में, हल्का हरा रंग बदल जाता है। When an iron nails is immersed in copper sulfate, copper displaces copper, है ना, from the copper sulfate solution. As a result, this reaction, the blue color of, देखो कंप्यूटर ना कलर ऐसे लेता है, आपको पता है, जो कंप्यूटर जानते हैं आप जानते हो, कलर ऐसे लेता है। हम लोग COLOUR अगर ऐसे लिखेंगे ना तो यहाँ पे अंडरलाइन हो जाए, बोले कंप्यूटर बोले गलत है ये, ठीक, कंप्यूटर ही समझता है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डिसअपियर्स एंड द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स लाइट ग्रीन। अब लास्ट सवाल पढ़ते हैं। देखो मैं केमिस्ट्री में तो 16 सवाल था, मैं चाहता था 2 वीडियो बनता है इसका, लेकिन एक ही बना के दे रहा हूँ बिकॉज टाइम नहीं प्यारे। ओके, गरम जल टैंक बनाने में, गरम जल का टैंक बनाते हैं तो तांबे का उपयोग क्यों करते हैं। इस्पात का करना चाहिए, हमको लोहा का इस्पात करना चाहिए, लेकिन हम लोग गरम जल का टैंक बनाते हैं तो तांबा का इस्तेमाल क्यों करते हैं भाई, हमको तो इस्पात करना चाहिए। कॉपर इज यूज टू मेक हॉट टैंक्स, वाई नॉट स्टील, मतलब हम लोग इस्पात का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे सवाल दिया है, जब गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग करते हैं, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, इस्पात का क्यों नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि कॉपर उष्मा का क्या है, सुचालक है, उष्मा का हीट सुचालक, मतलब एक ऑलरेडी कॉपर ना हीट उसमें मतलब जल्दी गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। जबकि इस्पात जो लोहे की एक मिश्र धातु, इस्पात क्या है, इस्पात क्या है, लोहा नहीं है, लोहा का मिश्र धातु इस्पात बना है। उष्मा का अच्छा चालक नहीं है ये लोहा वाला जो इस्पात है, लेकिन कॉपर तुरंत हीट हो जाएगा। तो जब कॉपर हीट होगा तब उसके अंदर जो पानी रखा रहेगा तो पानी भी हीट हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो लेकिन लोहा उतना अच्छा चालक नहीं है। और हम क्या जानते हैं कि लोहा वाष्प अथवा गर्म जल के साथ अभिक्रिया भी करके, ओ माय गॉड, लोहा क्या करता है, वाष्प और गर्म जल से अभिक्रिया भी करता है, और अभिक्रिया करके लौह हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। देखिए ये भी एक मतलब क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम खड़ा कर देगा, जिसके फलस्वरूप लोहा का अच्छा है। अब जब ऐसा करेगा, लोहा जब गर्म जल से अभिक्रिया करेगा तो लौह हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा, तो लोहा क्या हो जाएगा, अपक्षय होने लगेगा, मतलब क्षरण होने लगेगा, खत्म हो जाएगा। तो पता चला कि 2 साल में खत्म टंकी। ये कारण है कि गर्म जल के टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग किया था, लेकिन इस्पात का नहीं। क्लियर है। तो यहाँ पे अच्छा इंग्लिश में तो मैं दिखाया नहीं इंग्लिश देखिए,
वाई द कॉपर नॉट यूज फॉर मेकिंग हॉट वाटर, दिस इज बिकॉज कॉपर इज ए कंडक्टर ऑफ हीट, वेयर्स मतलब जबकि स्टील विच इज एंड alloy of iron is not a good conductor of heat, and we know that the iron still reacts with steam or heat water to form iron hydroxide। यहाँ पे देखिए इक्वेशन आपको लिखना बहुत जरूरी है एग्जाम में, एज ए रिजल्ट ऑफ विच आयरन स्टार्टेड वेदरिंग, है ना, दिस इज वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स बट नॉट स्टील। आयरन स्टील बोलते हैं जिसको बोलते हैं लोहा का मिश्र धातु, इसलिए बोला आयरन एलॉय, एलॉय मतलब मिश्र धातु। तो यहाँ पे आपको जितना भी केमिस्ट्री का जो भी इंपॉर्टेंट सवाल था मैं आपको करा दिया हूँ। इसके अलावा अगर आपको और मजीद आपको जानकारी हासिल करना तो जो मैं पहले गेज दिया हूँ उन सवाल को आप याद कर लो, मैं समझूंगा कि आप एग्जाम एकदम सुपर से सुपर रहेगा। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, एकदम लाइक ठोको फटाफट, और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और मेरी बात ध्यान सुनो, आपका टाइम खत्म होने वाला, मतलब कि एग्जाम हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो आप अपने भाई को बहन को जोड़ो, पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिल करना, ITI का फॉर्म फिल करना, सबकी तैयारी में करवाऊंगा मैट्रिक एग्जाम होने के बाद बिहार बोर्ड। ओके, तो डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, लाइक तो जरूर करना डियर। ओके, बाय।